हेलो माय डियर फ्रेंड्स, इनके क्लासेस प्रयागराज विद नीलेश मिश्रा के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आज आप सभी के समक्ष मैं क्लास 6 एनसीईआरटी जियोग्राफी चैप्टर 3 पृथ्वी की गतियाँ आपके समक्ष लेके उपस्थित हूँ। आज हम लोग इस चैप्टर के बारे में बहुत ही ध्यानपूर्वक से, बहुत ही गहराई से, बहुत ही अच्छे तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगता है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी की वीडियो देखने की ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं। प्लीज़ एक बार इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए। और आप अगर यदि चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों, अपने भाइयों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ शेयर करिए। तो चलिए, आपके मूल्यवान समय को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में मैं आगे बढ़ता हूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। आइए, इस चैप्टर के बारे में हम लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक से पढ़ेंगे। आज बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियाँ। चैप्टर 3 क्लास 6 एनसीईआरटी है। क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 3 पृथ्वी की गतियाँ। आइए, हम लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक से इस गति के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। चलिए, तो चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियाँ, जैसे कि आप सभी को दिख ही रहा होगा। अब चलिए, आइए चैप्टर पे आते हैं हम लोग। तो जैसे कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है। पृथ्वी में दो प्रकार की गतियाँ होती हैं, एक घूर्णन और एक परिक्रमण। पृथ्वी में दो प्रकार की गति होती हैं, एक होता है घूर्णन होता है और एक परिक्रमण होता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। क्या कह रहा है? घूर्णन किसे कहते हैं? घूर्णन की बात करें तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, अपने अक्ष पर घूमती रहे अपने अक्ष पर, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम घूर्णन कहेंगे। लाइक दैट। जैसे कि देखिए, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी अगर अपने अक्ष पर घूमेगी, ये पृथ्वी अगर अपने अक्ष पर घूमेगी तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम घूर्णन कहेंगे। क्या कहेंगे? घूर्णन कहेंगे। क्या कहेंगे? घूर्णन कहेंगे। चलिए, आइए, फिर लिखा है सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। अब क्या कहता है? अब ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, लिखा है सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसे हम परिक्रमण कहते हैं। एक स्थिर कक्ष में जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसे हम परिक्रमण कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर लिखा है पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। जो पृथ्वी का अक्ष है एक काल्पनिक रेखा है। क्या है? काल्पनिक रेखा, जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 अंश का कोण बनाता है। 66.5 अंश का कोण बनाता है। 66.5 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 अंश का कोण बनाता है, इसे वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। क्या लिखा है इसमें? लिखा है वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षीय समतल कहते हैं। आइए, पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। जो पृथ्वी है वो सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है,
पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। फिर लिखा है सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग में जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। क्या होता है? रात होती है। एक भाग में दिन तो एक भाग में रात होगी। क्या लिखा है? लिखा है कि कक्षीय समतल कहते हैं पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। ये है इम्पोर्टेंट पॉइंट। पृथ्वी जो है सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त उसे कहते हैं जो दिन तथा रात को विभाजित करता हो। ऐसा ग्लोब पर ऐसा वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करे उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। आगे चलते देखते हैं हम लोग। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसे कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। चलिए चित्र में अभी हम लोग देखेंगे ध्यान से और आगे चलते हैं, देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में अर्थात एक घूर्णन पूर्ण करने में 24 घंटे लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति होती है। इम्पोर्टेंस पॉइंट है ये क्या है इम्पोर्टेंस? इसमें इम्पोर्टेंस क्या है इसमें? सॉरी, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो चलिए आगे चलते हैं। लिखा है कि घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं कि देखिए ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी अभी हमने बात किया था कि जो काल्पनिक अक्ष होता है, पृथ्वी का काल्पनिक अक्ष, अभी हम लोगों ने बात किया था पृथ्वी का काल्पनिक अक्ष जो होता है वो काल्पनिक अक्ष यही है। काल्पनिक रेखा जिसे कहते हैं हम लोग, काल्पनिक रेखा जिसे कहेंगे हम लोग, ये ठीक है, आपको दिख रहा होगा। और इसमें देखिए ये साढ़े 66 अंश का कोण बना रही है। और देखिए पृथ्वी 23.5 अंश झुकी हुई है। देखिए 23.5 अंश झुकी हुई है और 66.5 अंश का कोण बना रही है। ठीक है, और एक बात की थी हम लोगों ने बात की थी प्रदीप्त वृत्त। प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? देखिए बताते हैं प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं हम लोग। ये जो रेखा, ये देखिए रेखा, ये सीधी रेखा जो है, इस रेखा को हम प्रदीप्त वृत्त कहेंगे, क्योंकि ये दिन तथा रात को विभाजित कर रहा है। देखिए ये सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश सीधा इस पृथ्वी पर पड़ रहा है। इस वाले भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। इस वाले भाग में सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, इस वाले भाग में, और इस वाले भाग में नहीं पड़ रहा है, इस वाले भाग में। तो ये रेखा, ये बीच वाली रेखा इसको विभाजित कर रहा है, इसलिए इसे हम प्रदीप्त वृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रदीप्त वृत्त कहेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए क्या लिखा है। यदि पृथ्वी
घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। अब कह रहा है कि यदि पृथ्वी घूर्णन ही न करे तो क्या होगा। सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा। सही बात है। अब ये पृथ्वी है, अब ये सूर्य है, अब ये अगर घूमे ही न तो इसका प्रकाश सिर्फ एक ही जगह पड़ेगा, यहीं पे पड़ेगा, सिर्फ यहीं पे हमेशा पूरे समय के लिए यहीं पे क्या हो जाएगा, दिन रहेगा, और इस वाले भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा। यदि ऐसा कभी हुआ तो चलिए फिर जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। सही बात है। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव हो पाएगा क्या? हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। ठीक है। पृथ्वी एक वर्ष या पृथ्वी एक वर्ष या 365 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। आइए सुविधा के लिए हम लोग कभी भी सुविधा के लिए हम लोग जो है एक साल, एक वर्ष 365 दिन ही मानते हैं, तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम लोग एक साल जो है 365 दिन ही मानते हैं और सुविधा के लिए 6 घंटे को छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। इसीलिए जो होता है कि साल 366 दिन का हो जाता है, जिसे लीप ईयर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। उसमें जोड़ दिया जाता है, एक दिन उसमें जोड़ दिया जाता है। इसीलिए हम अपने आसानी के लिए, अपनी सुविधा के लिए 6 घंटे को उसमें नहीं जोड़ते हैं। ठीक है। देख लेते हैं एक बार फिर से। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। तो ये आगे चलते हैं अपन लोग। आइए हम लोग बात करते हैं पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतुएं। पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतुएं के बारे में हम लोग बात करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से बात करेंगे। पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतुएं। आइए देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। यदि दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगा तो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगा। दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगा तो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगा। अगर यहाँ दिन होगा तो यहाँ रात होगा। इन प्रक्रिया को हम लोग दक्षिण अयनांत कहेंगे। क्या कहेंगे? दक्षिण अयनांत। यह 22 दिसंबर से प्रारंभ होता है। 22 दिसंबर मतलब कहने का तात्पर्य है मेरा कि 22 दिसंबर से दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु भी प्रारंभ होता है और 22 दिसंबर से ही उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु प्रारंभ होता है। और इस प्रक्रिया को हम लोग दक्षिण अयनांत कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण अयनांत कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण अयनांत। ठीक है, आगे चलते हैं अब। फिर है उत्तर ध्रुव। उत्तर ध्रुव में यदि वसंत होगा, उत्तर ध्रुव में यदि वसंत होगा, उत्तर ध्रुव में देखिए, उत्तर ध्रुव में वसंत ऋतु होगा तो दक्षिण ध्रुव में शरद ऋतु होगा। इस प्रक्रिया को हम लोग विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। यह 21 मार्च से प्रारंभ होता है। दक्षिण ध्रुव में शरद ऋतु भी 21 मार्च से प्रारंभ होगा और उत्तर ध्रुव में
21 मार्च से ही वसंत ऋतु प्रारंभ होगा। अब आते हैं जो है उत्तर ऐनांत, मतलब कि चलिए बताते हैं। यदि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगा, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगा। इस प्रक्रिया को हम लोग उत्तर ऐनांत कहेंगे। और ये 21 जून से प्रारंभ होगा। ये 21 मार्च से प्रारंभ होता है, ये 21 जून से प्रारंभ होगा। ठीक है। अब अगला ये लास्ट वाला है। ये है, देखिए, ये है कि यदि इसमें ये है कि यदि उत्तरी गोलार्ध में शरद होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होगा। ये 23 सितंबर से प्रारंभ होता है और इस प्रक्रिया को हम विषुव कहते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने अच्छी तरीके से जान लिया है। आइए आगे बढ़ते हैं क्लास में थोड़ा सा। तो देखिए, क्या आप जानते हैं प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन अर्थात घूमती रहती है। क्या कहती है? घूमती रहती है। आर्यभट्ट ने बता दिया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूमती रहती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, जैसे लिखा है कि 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 का होता है। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि पृथ्वी एक वर्ष या 365 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ते हैं। तो उसी के आगे लिखा है कि 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिनमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीप वर्ष कहा जाता है। आइए, इसमें लिखा है कि पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। तो पता लगाइएगा और कमेंट कीजिएगा मुझे। चलिए, अब लिखा है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। मैंने पहले भी बताया है कि दीर्घवृत्त कैसे होता है। दीर्घवृत्त कुछ इस आकार का होता है और इसी में चक्कर लगाती रहती है। ठीक है, पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है। आगे चलते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी होती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई होती है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ध्यान देने योग्य बात आ गई है। देखिए कि पृथ्वी में जो परिवर्तन होता है, जो ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है, ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर और पृथ्वी की स्थिति में
परिवर्तन के कारण पृथ्वी के स्थिति में परिवर्तन के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। क्या होता है? ऋतुओं में परिवर्तन होता है। आइए देखिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका है। आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों को कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों का लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुववृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर अयनांत कहते हैं। फिर है 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। देखिए क्या लिखा है? लिखा है कि 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरण सीधी पड़ती है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहते हैं। ठीक है। कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। आइए आगे चलते हैं। 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। क्या लिखा है? 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस वीडियो। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। अब 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। क्या होता है? दिन एवं रात परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ऐसे आज ये चैप्टर ख़त्म हुआ और इस चैप्टर के बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफली और गहराई तरीके से पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर का पोस्टमार्टम करने हम लोग चल रहे हैं। बहुत ही ध्यानपूर्वक से इस वीडियो को देखिएगा। अब इस चैप्टर का पोस्टमार्टम करने चल रहे हैं। किडनी, फेफड़ा,
हड्डी वड्डी सब बाहर निकाल के रखने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। चलिए इस चैप्टर का हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे अब। जैसे कि आप सभी को दिख रहा होगा कि हम लोग ऑपरेशन थिएटर में पहुंच चुके हैं और औजार लेके उपस्थित हैं हमला करने के लिए इस चैप्टर पर। तो चलिए देखते हैं पृथ्वी में कितनी गति होती है। इस चैप्टर को छोटे छोटे अक्षरों में मैंने तोड़ दिया है जिससे इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत ना पड़े। देखिए पृथ्वी में कितनी गति होती है? 2 गति होती है। पृथ्वी गति है घूर्णन परिक्रमण, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था बहुत अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं घूर्णन गति क्या है। घूर्णन गति क्या है? घूर्णन गति क्या है? जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। परिक्रमण क्या है? सूर्य का चक्कर लगाना परिक्रमण है। सूर्य का चक्कर लगाना क्या है? परिक्रमण है। जब सूर्य का चक्कर लगाना एक निश्चित कक्ष में पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसे हम परिक्रमण कहते हैं। अगला है पृथ्वी का अक्ष क्या है? काल्पनिक रेखा है, जैसा कि मैं बताया था। अगला है क्वेश्चन कि पृथ्वी अपने अक्ष से कितने अंश झुकी है? 23.5 अंश झुकी है। पृथ्वी अपने कक्षीय सतह से कितने अंश का कोण बनाती है? तो 66.5 अंश का कोण बनाती है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगला है प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे हम प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। पृथ्वी की दैनिक गति क्या है? घूर्णन है। अगला है पृथ्वी कितने समय में सूर्य का एक चक्कर संपूर्ण करती है? 365 दिन 6 घंटे में पूर्ण कर लेती है। 365 दिन 6 घंटे में। अगला प्रश्न है पृथ्वी किस पथ पर चक्कर लगाती है? तो दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु कब होती है? तो 22 दिसंबर को होती है शीत ऋतु। अगला है दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु कब होती है? तो 22 दिसंबर को ही होती है। अगला है उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु कब होती है? 21 मार्च को होती है। दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु कब होती है? 21 मार्च को ही होती है। आइए उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु कब होती है? 21 जून को होती है। दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु कब होती है? 21 जून को होती है। 21 जून को होती है। अब उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु कब होती है? 23 सितंबर को होती है। दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु कब होती है? 23 सितंबर को होती है। चलिए उत्तरी गोलार्ध में का सबसे लंबा दिन व सबसे छोटी रात वाला दिन है 21 जून। उत्तर अयनांत कब होगा? जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़े तो उत्तर अयनांत होगा। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ेंगी तो उत्तर अयनांत होगा। आइए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो दक्षिण अयनांत कब होगा? मकर रेखा पर जब सूर्य की किरण सीधी पड़े, मकर रेखा पर जब सूर्य की किरण सीधी पड़ेगी तो दक्षिण अयनांत होगा। आइए अगले क्वेश्चन बात करते हैं। ग्रीष्म में क्रिसमस कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया मनाया जाता है। ग्रीष्म में क्रिसमस कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है कि 21 मार्च व 23 सितंबर को पूर्वी पृथ्वी पर क्या होता है? दिन व रात बराबर होता है। दिन व रात बराबर होता है। इस प्रकार से आपका चैप्टर 3 आज यहीं पर समाप्त होता है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल में नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा और प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।